देखिए क्या बोल रहा है ये, ध्यान से देखना। द डायनेमिक कंपनी हैज 3 डिविजन्स, ईच ऑफ विच मेक अ डिफरेंट प्रोडक्ट। आपकी कंपनी में 3 डिवीजन हैं और वो 3 डिवीजन जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आपको कमिंग ईयर का उनका बजटेड डेटा दे रखा है। ए, बी और सी तीनों डिवीजन जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी सेल्स दी हुई है और आपको उसकी टोटल कॉस्ट उसने दी हुई है। द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू क्लोज डाउन द डिवीजन सी। मैनेजमेंट ये सोच रहा है यार सी डिवीजन में सेल्स तो हो रही है मेरी 84,000 की, और जो कॉस्ट का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 93,400 का। तो क्यों ना मैं अपने सी डिवीजन को क्या कर दूं, क्लोज कर दूं। ऐसा कौन सोच रहा है, मैनेजमेंट सोच रहा है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग द फिक्स कॉस्ट। अगर आप अगर आप सी डिवीजन को बंद भी कर दोगे तो भी उसकी जो 28,000 की फिक्स कॉस्ट है वो लगती रहेगी। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। यानी अगर आप सी डिवीजन को बंद कर देते हो तो सी डिवीजन में अभी आपने फिक्स कॉस्ट लिख रखी है 28, ये अभी भी आपके बिजनेस को बियर करनी पड़ेगी। तो आपसे ये पूछा है एडवाइस वेदर और नॉट डिवीजन सी शुड बी क्लोज डाउन। तो आपसे ये पूछा है कि भैया क्या सी डिवीजन को क्लोज करना चाहिए या नहीं। तो आइए सबसे पहले अभी का प्रॉफिट निकाल लें। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर क्लोजिंग डाउन। क्लोज डाउन करने से पहले हमारे बिजनेस का प्रॉफिट ए सी। क्लोज करने से पहले हम तीनों डिवीजन में काम कर रहे हैं। सेल्स, आपको सेल्स दे रखी है 1,12,000, 56 और 84। इसमें से सबसे पहले हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले हम लेस करेंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, 14, 7 और 14। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 5,600, 7,000, 22,400। ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 14, 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन 1,12,000 -14 -5,600 -14, 78,400। 56 -21,000, 35 आ जाएगा। 84 -14 -22,400 और -28,
19,600। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना। कुछ नहीं लिखा, तो आप क्वेश्चन से लिख सकते हो, सारी वेरिएबल कॉस्ट ही तो लिखी है मैंने। 78,400 प्लस 35,000 प्लस 19,600, हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया पूरी कंपनी का 133। फिक्स कॉस्ट जोड़ दीजिए, 28 प्लस 14 प्लस 28, ये लीजिए। तो हमारा अभी एट प्रेजेंट, यानी जब हम सी डिवीजन को भी रन कर रहे हैं, तो अभी हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 63,000 का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का। अब स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर क्लोजिंग सी। अब अगर हम ये डिसीजन लेते हैं, हम सी को क्लोज कर देंगे, तो अब हमारे पास केवल दो डिवीजन है, ए और बी। सेल्स 112 और 56। सबसे पहले लेस करेंगे सारी इनकी वेरिएबल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल आपका लग रहा है 14,000 और 7,000। डायरेक्ट लेबर जो है 5,600 और 7,000, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 14,000 और 7,000। कंट्रीब्यूशन 78,400 इसका कंट्रीब्यूशन है, जो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, और इसका कंट्रीब्यूशन आएगा 35,000। तो लीजिए 113,400 400 प्लस 35, 113,400। फिक्स कॉस्ट अभी भी 70 लगेगी, क्योंकि उसने बोला है अगर आप डिवीजन को क्लोज भी कर देते हो तो कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो लीजिए, अब आपके पास आपका प्रॉफिट आ गया। लीजिए, यानी अगर आप अपने सी डिवीजन को क्लोज कर देते हैं, तो सी डिवीजन को क्लोज करने के बाद आपका प्रॉफिट 63 से गिरकर 43,400 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट क्लोज डिवीजन सी। लिखें डिसीजन, फ्रॉम द above calculation we can conclude that
profit will decrease by rupees 63 minus 43,400. 1,19,600. 15,600. From the above calculation, we can conclude that profit will decrease by 19,600 if we close division C. Hence, it is advisable not to close डिवीजन सी. ठीक है, यानी हम एडवाइस ये देंगे मैनेजमेंट को कि आपको अपने डिवीजन को क्या नहीं करना चाहिए, क्लोज नहीं करना चाहिए. तो चाहे डिवीजन सी लॉस में चल रही तो भी चलती रहे. हाँ, तो प्रॉफिट कम हो गया ना, देख लो, क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट में तो कोई सेविंग ही नहीं हो रही और वो कंट्रीब्यूशन तो कमा के ही दे रहा था ना मुझे. हाँ मतलब फिक्स कॉस्ट तो कवर होनी चाहिए. तो बस हमने तो सिंपल सा डिसीजन ले दिया, प्रॉफिट कम हो जाएगा अगर मैं डिवीजन को बंद कर दूंगा. तो मुझे डिवीजन को बंद नहीं करना चाहिए, उसको चलाते रहना चाहिए बस. आइएगा, कितने डिसीजन हो गए थे आपके? 3. आइए, एक और छोटा सा डिसीजन है हमारे पास. Selection of best course of action oblique best course of alternative. अब देखिएगा, ये डिसीजन भी बिल्कुल सिंपल सा प्रॉफिटेबिलिटी पर बेस्ड डिसीजन है. देखो क्या होता है, एक कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये आप सभी जानते हैं. अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो उस बिजनेस को रन करने का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के आपके पास कई तरीके होंगे, कई कोर्स ऑफ एक्शन होंगे. कैसे, देखिएगा बिल्कुल धीरे धीरे, पहले इस बात को समझना. ये क्या है, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड और ये इस एक्स लिमिटेड का सीईओ है. ठीक है, ये चाहता है कि यार कंपनी मोर प्रॉफिटेबल पोजीशन पर जाए, मोर एंड मोर प्रॉफिट कमाए. इसने क्या किया, इसने एक मीटिंग बुलाई. इसने एक मीटिंग बुलाई. ठीक है भाई, अब मीटिंग में ये आया,
प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, मीटिंग में ये भी आया, सेल्स मैनेजर, ठीक है, मीटिंग में ये भी आया, एचआर मैनेजर, और भी बहुत लोग आए, समझ रहे हो आप। सीईओ ने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाई तो सारे मैनेजर्स को, डिपार्टमेंट हेड को बुलाया गया और उनसे पूछा गया, यार बताओ प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं, या बताओ अभी हम लॉसेस में चल रहे हैं तो ब्रेक इवन तक कैसे आए। आप समझ रहे हो, कई तरह के डिसीजन, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं यहां पर, हालांकि मैंने नाम एक दे दिया बट कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सीईओ ने मीटिंग बुलाकर इनसे पूछा, यार आप सभी अपने अपने फील्ड के नॉलेजेबल पर्सन हो, बताओ मुझे ऐसा क्या काम करें, ऐसे क्या ऑल्टरनेटिव लें, ऐसा क्या कोर्स ऑफ एक्शन करें कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। दूसरा पॉइंट, सीईओ ने देखा यार एक्स लिमिटेड लॉसेस में चल रही है, इसने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई और मीटिंग में पूछा कि यार बताओ ब्रेक इवन तक कैसे पहुंचे, हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करें कि हम बीईपी तक पहुंच जाएं। सीईओ ने मीटिंग बुलाई, सीईओ बोल रहा है यार कुछ तो ऐसा बताओ, हम ऐसा क्या करें कि हमारे लिए वो बेस्ट हो, हमारा प्रॉफिट बढ़ने लग जाए। तो अब क्या हुआ, हर पर्सन ने अपना अपना प्रपोजल दिया। प्रोडक्शन मैनेजर अपना प्रपोजल रखेगा P1 के नाम से, सेल्स मैनेजर ने अपना प्रपोजल रखा प्रपोजल 2 के नाम से, एचआर मैनेजर ने अपना प्रपोजल रखा प्रपोजल 3 के नाम से। तो ये जो सीईओ था, अब इसके सामने फिर एक समस्या आ गई, बोले इनमें से कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करूं, इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो बताओ, अगर मैं आपसे एक जनरल पर्सन के तौर पर पूछूं, मैनेजमेंट के सामने 3 अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन आ गए, 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव आ गए, तो बताओ इस सीईओ को कौन सा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना चाहिए। जिसमें प्रॉफिट ज्यादा दिखे। वेरी गुड, आपको खुद सारे डिसीजन पता है। वो ऑल्टरनेटिव 1 का आंसर निकाल लेगा, ऑल्टरनेटिव 2 का आंसर निकाल लेगा, ऑल्टरनेटिव 3 का आंसर निकाल देगा। तीनों से प्रॉफिट निकाल लो, जिस ऑल्टरनेटिव में प्रॉफिट ज्यादा हो उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। एक डिसीजन तो ये हो गया। क्या यहां तक बात क्लियर? बिल्कुल। हाँ सर। दूसरा पॉइंट, सीईओ ने क्या बोला, सुनना बहुत ध्यान से। सीईओ बोल रहा है, या तो मैं पहले यहां लिखता चलता हूं ताकि आपको अलग अलग एग्जांपल से मैं समझाऊंगा इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन में मैंने यहां क्या किया, इवेल्युएट ईच प्रपोजल, evaluate each proposal separately, evaluate each proposal separately, select the most profitable, select the most profitable course of action या ऑल्टरनेटिव। क्या यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है सबको? जो जो प्रपोजल आए प्रॉफिट को बढ़ाने के ऑब्जेक्ट से, हमने उन प्रपोजल्स को सेपरेट सेपरेट इवेल्युएट किया, और जिस प्रपोजल की वजह से मुझे फायदा हो गया मैं उसी प्रपोजल को क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा।
वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सर वो क्या लिखा था प्रॉफिटेबल के क्या बोल रहे हो? स्क्रॉल। इवेल्युएट करो हर प्रपोजल को सेपरेटली और मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट कर लो। बहुत सीधा सा तरीका है। चलूं क्या आगे? आओ। ये है एक्स लिमिटेड और ये है एक्स लिमिटेड का सीईओ। ध्यान से सुनना। सीईओ ने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और साथ ही साथ सेल्स मैनेजर को बुला लिया। अब क्या हुआ, सेल्स मैनेजर और प्रोजेक्शन मैनेजर को बुलाकर सीईओ पूछना चाहता है व्हाट शुड बी ऑप्टिमम एक्टिविटी लेवल। ऑप्टिमम एक्टिविटी लेवल, व्हाट डज इट मीन? सीईओ पूछ रहा है बताओ क्या हमें अपनी इस फैक्ट्री को 70% कैपेसिटी पर काम करवाना चाहिए, हमें 90% कैपेसिटी पर काम करवाना चाहिए, या 100% कैपेसिटी पर काम करवाना चाहिए? क्या ये भी एक डिसीजन लेना पड़ सकता है? या हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट की, हमारे पास मान लेते हैं। सर एक्टिविटी के बाद क्या लिखा है? एक्टिविटी लेवल, लेवल LEVEL, प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट है। सीईओ जानना चाहता है अगर मैं 70% कैपेसिटी पर काम करूं यानी मात्र 70,000 यूनिट बनाऊं, या मैं 90% कैपेसिटी पर काम करूं तो 90,000 यूनिट बना दूं, या मैं पूरी 1 लाख यूनिट बनाऊं? जल्दी से बताओ मुझे क्या करना चाहिए। क्या 70,000 को तीनों लेवल पे ज्यादा? ट्राई करेंगे प्रॉफिट और जिस पे ज्यादा वो सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो अब ये डिसीजन भी यही हो गया, बेस्ट क्या है मेरे लिए। समझ रहे हो? अब की बार ऑल्टरनेटिव किस तरह से है, कैपेसिटी वाइज है। 70% पर प्रॉफिट निकाल लो, 90% पर प्रॉफिट निकाल लो, 100% पर प्रॉफिट निकाल लो। जिस लेवल पर हाईएस्ट प्रॉफिट होगा वहां सिलेक्शन। अगर मान लो सेल्स नहीं गिवन है तो प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, तो कॉस्ट निकाल लूंगा, और जिस लेवल पर कॉस्ट सबसे, कॉस्ट के बेसिस पर अगर डिसीजन लेना है तो हाई कॉस्ट या लो कॉस्ट? लो कॉस्ट। लो कॉस्ट। आप समझ रहे हो? मेरे पास एक और ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन बन गया, यानी अब मैं इसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट एक्टिविटी लेवल, बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कुछ भी नाम दे दूं। तो अगर मुझे एक्टिविटी लेवल को सेलेक्ट करना है कि मेरा ऑप्टिमम एक्टिविटी लेवल क्या होगा, तो क्या करूं? ले लो, इवेल्युएट। हाँ जी, जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले में जैसे अपन कोई नई ब्रांच लग रहे हैं तो उसमें अपन प्रॉफिट देखेंगे, है ना?
और अगर अभी आपने बताया था एक कोई ब्रांच की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं तो बोल रहा हूँ प्रपोजल आए हैं। अब ये प्रपोजल सेम ब्रांच में, न्यू ब्रांच में, नए प्रोडक्ट का, पुराने प्रोडक्ट का, सेलिंग प्राइस को चेंज करने का, फिक्स कॉस्ट को चेंज करने का, अट्रैक्टिव पैकिंग करने का, सेल्समैन के कमीशन को बढ़ाने का, कैसा भी प्रपोजल हो सकता है। कहीं भी आप सिर्फ एक शब्द बोल रहे हो नई ब्रांच, मैंने ऐसा कहीं नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ ये बोला आपने मीटिंग बुलाकर इनसे प्रपोजल लिए हैं। अब किसने क्या प्रपोजल दिया मुझे नहीं पता। हम ये कैसे कह सकते हैं कि नई ब्रांच का ही प्रपोजल आया होगा? हो सकता है सेल्स मैनेजर ने प्रपोजल दिया हो कि यार ऐसा करो, हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है इनका कमीशन बढ़ा दो। कमीशन बढ़ाओगे तो ये ज्यादा एफर्ट लगाएंगे सेल करने में, और अगर ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो पक्का पक्का माल ज्यादा बिकेगा। और आपने वो ब्रेक इवन वाला एक बताया था ना। मेरी बात फिर सुनो, मेरी बात फिर सुनो। आपने बोला न्यू ब्रांच, मैं बोल रहा हूं मुझे कोई मतलब नहीं है कि केवल न्यू ब्रांच का ही प्रपोजल थोड़ी हो सकता है। मैंने सिर्फ एक बात की, सीईओ को कई ऑल्टरनेटिव्स मिले हैं। आओ मैं जैसे आप देखो, इसका अंत नहीं है सोचने का। मैं इतने वैरायटी बना सकता हूं कि आप 1 घंटे तक भी सुनते रहोगे तो ऑप्शंस खत्म नहीं होंगे। मैं सिर्फ जो बोल रहा हूं ना, मेरी लैंग्वेज पर जाओ। प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक प्रपोजल दिया। उसने क्या प्रपोजल दिया? यार एक काम करते हैं कि अपन रॉ मटेरियल को चेंज कर देते हैं। रॉ मटेरियल को चेंज करेंगे तो सस्ता रॉ मटेरियल आ जाएगा, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ने लग जाएगा। ये मेरा प्रपोजल है। मैंने मार्केट में ढूंढ रखा है, चीपर मटेरियल अवेलेबल है। सेल्स वाला क्या बोल रहा है? अरे अरे रुको, मटेरियल मत चेंज करो, कहीं क्वालिटी बिगड़ गई तो समस्या हो जाएगी, कौन सुधारेगा? एक काम करो, मेरे यहां जो एग्जीक्यूटिव लगे हुए हैं सेल्समैन, इनका कमीशन बढ़ा दो। इनका कमीशन बढ़ा दोगे तो ये और ज्यादा एफर्ट लगाएंगे माल बेचने में, और ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो माल ज्यादा बिकेगा, प्रॉफिट बढ़ने लग जाएगा। ये सेल्स मैनेजर ने प्रपोजल दे दिया। एचआर बोला रुको, अगर डिमांड बढ़ानी है तो लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स लगाओ, प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसा करो, सेलिंग प्राइस को 20% कम कर दो। सेलिंग प्राइस को 20% कम करोगे तो डिमांड 35% बढ़ जाएगी आपकी, और डिमांड अगर 35% बढ़ गई तो कम सेलिंग प्राइस पर भी आप पहले से ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे। हो गए 3 प्रपोजल। हाँ सर, अलग अलग। तो मेरी बात फिर सुनो, बहुत कंसंट्रेशन से समझोगे ना तो ये डिसीजन बहुत आसान लगेंगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, सीईओ के पास प्रपोजल आ रहे हैं अलग अलग, प्रपोजल आ रहे हैं अलग अलग। आपको एक ही काम करना है, हर प्रपोजल का डेटा यूज लो, उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लो बस। अगर प्रोडक्शन मैनेजर का प्रपोजल माना जाए तो क्या प्रॉफिट होगा, सेल्स मैनेजर का प्रपोजल माना जाए तो क्या प्रॉफिट होगा, और एचआर का प्रपोजल माना जाए तो क्या प्रॉफिट होगा। इवन कई बार हो सकता है ये मैनेजर गिवन ही ना हो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। प्रपोजल नंबर 1, सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय 5%। प्रपोजल नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पर 40,000 रुपए खर्च करने लग जाओ। क्या फर्क पड़ रहा है, नाम दे या ना दे, प्रपोजल तो दे दिए ना। अपने दिमाग को ब्रॉड करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर बार इन्हीं से बुलाओगे और यही मीटिंग में आएंगे। सीईओ ने अपने हिसाब से प्रपोजल बना लिए। सीईओ ने कहा पहला प्रपोजल, सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय 5%। किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, मेरी मर्जी थी, करके देख रहा हूं मैं तो। कर दो प्रपोजल का इवैल्यूएशन। सीईओ बोल रहा है क्यों करूं 5% कम, इसकी जगह मैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग चालू कर देता हूं, जो दिखता है वही बिकता है। मैंने एडवर्टाइजमेंट पर 50,000 रुपए का खर्चा करना चालू कर दिया, सेल बढ़ गई। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं। तो मैं आपको केवल एक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन में प्रपोजल्स दिए हुए होंगे, कई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए होंगे। अब मेरा इतना सा काम है, मुझे जितने भी प्रपोजल या जितने भी ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं सब पर प्रॉफिट निकालो। जिस ऑल्टरनेटिव पर प्रॉफिट ज्यादा होगा उसको सेलेक्ट कर लूंगा। बोलो क्या क्लियर है अब ये बात? हाँ सर।
आ जाओ। मैंने कहा ऐसा ही प्रपोजल क्यों ढूंढ रहे हो, प्रपोजल ऐसे भी बन सकता है। इवेल्युएट करो ईच अवेलेबल एक्टिविटी लेवल। अरे यार आप बना 100% रहे हो, पागल हो चुके हो, मार्केट में तो डिमांड ही नहीं है, तो पागल हो ना आप तो। सीईओ बोल रहा है मार्केट में डिमांड नहीं है, तुम बनवाए जा रहे हो यार, क्या कर रहे हो। तो सीईओ डिसीजन लेना चाहता है 70% पर काम करूं, 80 पर काम करूं, 90 पर काम करूं या 100 पर काम करूं, ताकि मैं ऑप्टिमम एक्टिविटी लेवल ढूंढ सकूं। अब ये भी एक तरह का प्रपोजल सी है कि भैया 70 पे काम करके देखो, अभी पहले इवेल्युएट करो ना, फिर उसी अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन सेट कर देंगे। तो इवेल्युएट ईच एक्टिविटी लेवल सर ये सब अपन एस्टिमेट करते जैसे अगर डिफरेंसेस आते हैं तो फिर उस पे भी फिर से रीवैल्यूएट भी करना पड़ हर जाता है। साल होता है भाई ये काम। तो ये सिर्फ कोर्स ऑफ एक्शंस है। आप डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन आपके जितने सही होंगे आप उतने अच्छे हो। अगर डिसीजन सही नहीं ले सकते तो मैनेजमेंट ही खराब है आपका। इवेल्युएट ईच एक्टिविटी लेवल एंड देन कंपेयर, देन कंपेयर एंड सेलेक्ट द बेस्ट। अब ये बेस्ट कैसा भी हो सकता है। अगर मैं प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो बेस्ट होगा जहां मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मुझे सेल्स गिवन नहीं है, मुझे केवल कॉस्ट का डेटा गिवन है, तो कोई बात नहीं यार, जहां पर कॉस्ट मिनिमम होगी वो मेरे लिए बेस्ट होगा। तो लीजिए, ये भी एक तरह का डिसीजन बन गया। और आओ, सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, कोई अंत नहीं है इन चीजों का। आ जाओ। सर एक मिनट वो लिखने को दो रेट। क्या करोगे, लिख के समझो, दिमाग में लिखना सीखो चीजों को। ये इतना लिख तो लोगे, एग्जाम के दिन इतना पढ़ नहीं पाओगे। लो लिख लो। ठीक है सर। जितना अपनी पढ़ाई को माइंड में बैठाओगे ना वही काम आएगा। या आप इतनी इतनी कॉपियां भरवा दूंगा मैं आपकी, एग्जाम के एक दिन पहले इनको पढ़ोगे क्या, कुछ नहीं। सीईओ प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया, बोले इधर आ। प्रोडक्शन मैनेजर आया, हाँ बोलो। सीईओ बोल रहा है यार एक बात बता, इतना तो काम करते हैं अपन, तेरे यहाँ लेबर गधों की तरह से लगी रहती है, फिर भी अपना काम वहीं का वहीं, कुछ फायदे ही नहीं हो रहे, क्या करें। तो प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है सर मशीनाइजेशन कर दो ना डिपार्टमेंट का। यार क्यों पागलों की तरह से, कोलू के बैल की तरह से लेबर को लगा रखा है। कुछ मशीनें ले आओ, मशीनाइजेशन कर दो डिपार्टमेंट का। कुछ मशीनें ले आओ और उन मशीनों की लेबर को ट्रेनिंग दे दो, काम करवा लो, काम बढ़ जाएगा। अपन ऑर्डर भी टाइम पर पूरा कर पाएंगे, कैपेसिटी भी एक्सपेंड कर पाएंगे, लेबर तो उतना ही काम कर पाएगा जितना कर पाएगा। तो ये भी तो कोर्स ऑफ एक्शन हो गया कि भैया लेबर से काम कराऊं या मशीनें लगा दूं। ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन मेथड यूज कर लिए, या M1 मशीन की जगह M2 लगा दो। सर जी M1 मशीन जो था, सर ऐसे तो फिर किसी को गिनती नहीं है तो इतने सारे हैं। क्या बोल गए, मेरे को तक आवाज नहीं आई, मेरी सुनो बस। ये तो इतने सारे हो गए। तो मैं तो बोल रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते, मैं उतने, आप 1 घंटे तक मेरा लेक्चर सुन सकते हो इस पर, मैं इतने प्रपोजल्स बना के आपको बता सकता हूं। लेकिन आप एक चीज समझना सीखो, मैं आपको जो बोल रहा हूं कि इस पूरे डिसीजन में बस एक ही काम होगा, बेस्ट का सिलेक्शन होगा। बेस्ट का, हाँ। आपके पास कहीं ना कहीं प्रपोजल्स की बातें होंगी। अब वो प्रपोजल सारे के सारे नए हो सकते हैं, वो प्रपोजल एक्टिविटी लेवल को लेकर हो सकते हैं, वो प्रपोजल ऐसे भी हो सकते हैं कि भैया पहले M1 पर काम कर रहे थे अब बढ़ा दो, उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, अब डिमांड बढ़ रही है, अगर आप अपने पुराने फैक्टर पे ही चलते रहोगे तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे। समझ रहे हो मेरी बात, ये देखो।
प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला भैया जी ये जो M1 है ना ये 30,000 यूनिट ही बना सकती है, और अपने इस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड बढ़ती जा रही है, क्यों ना अपन M1 से को रिप्लेस कर दें और M2 लगा दें, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी कर दें। प्रपोजल हो गया मेरे पास। ये बिफोर एक्सपेंशन या आफ्टर एक्सपेंशन, बोलो फिर डिसीजन लेना है कि नहीं लेना। सीईओ सोच रहा है भैया M1 की जगह M2 लगा दें, लेकिन भैया पहले देखो तो सही इस एक्सपेंशन की वजह से खर्चे क्या क्या आएंगे और प्रॉफिट में कितना फायदा होगा, तभी तो डिसीजन लोगे कि कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। M1 बना सकती है 40,000 यूनिट्स, M2 बना सकती है 60,000 यूनिट्स। कैपेसिटी एक्सपेंड करनी है कि नहीं करनी है, ये भी एक तरह का डिसीजन है, ये भी प्रपोजल है। इस प्रपोजल को क्या बोलेंगे, प्रपोजल रिगार्डिंग एनहेंसमेंट ऑफ द कैपेसिटी, प्रपोजल रिगार्डिंग एनहेंसमेंट ऑफ द कैपेसिटी, या ऐसे भी बोल सकता हूं लेबर को छोड़कर मशीनों पे आ जाओ। आपका डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव है, लेबर काम कर रही है, इसको ऐसा करो पार्टली अब कुछ मशीनें लगा दो। लेबर की काम करने की एक लिमिटेशन होती है, बेचारा थकता भी है, खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, बीड़ी भी पिएगा, थोड़ी देर इधर उधर की बातें भी करेगा कि आज बीबी से कैसे झगड़ा हुआ, आज करवा चौथ पर बीबी ने क्या मांगा। ये सारी बातें भी तो लेबर करेगा, क्या मशीनें भी करेंगी क्या ये बातें? भैया लेबर की तो काम करने की एक लिमिट होगी, मशीनों को लगा दो, मशीनाइजेशन कर दो अपने डिपार्टमेंट में। मशीनाइजेशन करोगे तो कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि मशीनों को ज्यादा काम में ले सकते हो आप बजाय लेबर के। लेबर की तो आदत है बेकार बातें करने की, लंच पे जाएगा तो बिना बीड़ी पिए वापस नहीं आएगा वो। लंच पीरियड तो खत्म, तब तक तो लंच कर रहा था, लंच के बाद काम चालू हुआ तो 15 मिनट रुको, बोले बीड़ी पी के तो आने दो, बीड़ी नहीं पीऊंगा तो काम कैसे करूंगा, तंबाकू तो खा लेने दो, मुंह चलेगा तो ही हाथ चलेगा मेरा। ऐसी समस्याएं मशीनों के साथ नहीं होती। तो फिर मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार क्या मुझे अपने डिपार्टमेंट में लेबर को हटाकर या लेबर के साथ साथ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें लगा देनी चाहिए, पार्शियली ऑटोमेटिक मशीनें, सेमी ऑटोमेटिक मशीनें लगा देनी चाहिए। तो अगेन मुझे यहां पर भी इवैल्यूएशन करना है। तो यहां पर भी मैं अगर ये डिसीजन ले रहा हूं कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो डिसीजन, इसके डिपार्टमेंट को मशीनाइजेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर डिसीजन। डिसीजन का हमेशा एक ही तरीका होगा, पहले का और बाद का, यानी जो ऑल्टरनेटिव है उनका प्रॉफिट निकालो। ऑल्टरनेटिव एक से ज्यादा है तो सबका प्रॉफिट निकाल लो, और अगर केवल दो हैं, दो मतलब एक प्रेजेंट सिचुएशन दी हुई है और एक प्रपोजल दिया हुआ है, तो पहले प्रेजेंट का प्रॉफिट निकाल लो, फिर प्रपोजल का निकाल लो और कंपेयर कर लो। लो भाई लो। इवेल्युएट प्रेजेंट सिचुएशन विथ प्रपोजल। समझ रहे हो, M1 तो प्रेजेंट सिचुएशन हो गई और M2 प्रपोजल हो गया। जरूरी नहीं है ऑल्टरनेटिव एक से ज्यादा ही हो, बेस्ट का मतलब होता है एक के साथ दूसरे को कंपेयर करना। अभी लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, मशीन इंटेंसिव बना दूंगा तो प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इवेल्युएट प्रेजेंट सिचुएशन विथ प्रपोजल गिवन एंड सेलेक्ट द बेस्ट। आप समझ रहे हो, ये डिसीजन जितना आसान है उतना ही टेढ़ा भी है, इसकी वैरायटी कितनी भी बन सकती है। बस मेरा कहने का मतलब आपको समझना है, मुझे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चुनना है बस, या बेस्ट कोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव चुनना है।
मुझे देखना है मेरे लिए बेस्ट क्या है। अगर मैं प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं तो बेस्ट है हाई प्रॉफिट, और अगर मैं कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं तो मेरा लिए बेस्ट है लीस्ट कॉस्ट ऑल्टरनेटिव। दो ही डिसीजन होंगे बस, या तो प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन पर या कॉस्ट के मिनिमाइजेशन पर। तो ये डिसीजन कहलाएगा आपका सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन या बेस्ट कोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव। बताइए, कुछ कुछ बातें समझ आई? हाँ सर। दिस इज अवर टॉपिक नंबर 4।